आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीसीसी निकेतन पे। हम वही रिवीजन अध्याय को लेकर के फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है हिस्ट्री का, उसका थोड़ा सा बच रहा था। इटली का एकीकरण था, जर्मनी का एकीकरण था, कुछ राष्ट्रवादी भावना का प्रभाव भी था, तो वो देखते हुए चलेंगे और आज चैप्टर नंबर 1 को समाप्त करेंगे। और रिवीजन सीरीज में हमारे साथ बने रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगामी एग्जाम को देखते हुए काफ़ी आपको सुविधा प्रदान करेगा एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व करने में। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और जहां से कल हम छोड़े थे वहां से आज हम फिर से कवर अप करेंगे, है ना। तो कहाँ थे हम कल हम इससे पहले बात कर लिए थे। कल हम क्या बात किए थे? सबसे पहले नेपोलियन के बारे में बात किए थे, राष्ट्रवाद क्या है वो उसके बारे में बात किए थे, फिर पुनर्जागरण क्या है इसके बारे में बात किए थे, फिर ऑस्ट्रिया में वो जो संधि हुआ था मेटरनिक के नेतृत्व में उसके बारे में बात किए थे, फ्रांस में 2 क्रांतियां हुई उसके बारे में बात की, 1930 की क्रांति और 1948 वाला 2 क्रांतियां हुई, उसका प्रभाव क्या रहा उसके बारे में बात किए थे लास्ट वीडियो में। और आज हम उसके बाद इटली के एकीकरण के बारे में बात करेंगे और जर्मनी के एकीकरण। इटली का एकीकरण का तात्पर्य क्या होता है? एकीकरण का मतलब होता है कोई छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए क्षेत्र को एक करना, है ना। तो इटली भी छोटे छोटे विभिन्न राज्यों में बटा हुआ था, उसको मिला करके एक करता है और वही हुआ इटली का एकीकरण। तो इसका कुछ कहानी है, वही कहानी देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, है ना। 19वीं सदी के इटली कई प्रांतों में बटा हुआ था, और वो जब कई प्रांतों में बटा हुआ रहेगा तो वहाँ की भाषा अलग होगी, वहाँ की सांस्कृतिक विचारधारा अलग होगी, उसके साथ साथ रहन सहन अलग होगा, खान पान अलग होगा, काफी मतलब विविधता देखने को मिलता है। जब मतलब भारत को ही देख लें तो भारत में भाषाई विविधता बहुत है। भाषाई विविधता अगर उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ हम बढ़ जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के भाषा देखने को मिलता है, रीति रिवाज भी विभिन्न प्रकार के देखने को मिलता है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत बढ़ जाएंगे तो उसी प्रकार से इटली भी था जो छोटे छोटे राज्यों में पहले बटा हुआ था, उसमें सांस्कृतिक विविधता थी, भाषाई विविधता थी, मतलब विभिन्न प्रकार की धार्मिक विविधता थी। ये विविधता उसको इटली को एक करने में समस्या उत्पन्न कर रहा था। ये विविधताओं को जोड़ करके कैसे पूरा इटली को एक किया जाता है वो हम आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ। 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से केवल सर्डिया पिडमॉन्ट में इतालवी राजघराने का शासन था, और इटली का उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया हेवेंसबर्ग के अधीन था, मध्य इलाके में पोप का शासन था, और दक्षिण भाग में स्पेन और बुर्गो राजवंश का शासन। देखिए 3 मुख्य भाग बताया गया इटली में। उत्तर वाला भाग में क्या बोला? सर्डिया पिडमॉन्ट का शासक था, है ना। सर्डिया पिडमॉन्ट क्षेत्र है और उसी क्षेत्र में उस घराने का शासन चलता था, मतलब राजतंत्र था उत्तर वाले भाग में। मध्य वाले भाग में देखिए बता रहा है उत्तर भाग में ऑस्ट्रिया, है ना। उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र में ऑस्ट्रिया का वर्चस्व था, और ऑस्ट्रिया का ही ना था, मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का ही था ना। तो वो उसका ऑस्ट्रिया का अनावश्यक हस्तक्षेप रहता है, ये इस पर भी रहता है, इटली पर भी रहता है, और वो जर्मनी पर भी रहता है। और वो अनावश्यक हस्तक्षेप दोनों के एकीकरण में बाधा उत्पन्न करता है। वो देखिए अनावश्यक हस्तक्षेप किस प्रकार से हटता है, तो वही उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया हेवेंसबर्ग के अधीन था, और मध्य इलाका पोप अर्थात जो चर्च का प्रमुख होते हैं उनके अधीन आता था मध्य वाला क्षेत्र, और दक्षिण वाला क्षेत्र बुर्गो राजवंश के अधीन में था। और बुर्गो राजवंश फ्रांस के प्रभाव में ये भी था, ठीक है। तो ये भी विदेशी प्रभाव में ही था, यानी कि फ्रांस और यहाँ ऑस्ट्रिया 2 देश का अनावश्यक हस्तक्षेप रहता था। तो जब कोई देश एक होना चाहेगा और किसी को उस देश से लाभ प्राप्त हो रहा है, जब वो टूटा हुआ है, तो कोई नहीं चाहेगा कि वो एक हो मिल करके। तो इटली के एकीकरण की समस्या, अब देखिए समस्या क्या क्या थी, एकीकरण में क्या क्या समस्या थी वो देखेंगे। राष्ट्रीय चेतना की कमी थी, सबसे पहले राष्ट्रवादी विचारधारा की कमी था। वो लोग सोचते मतलब कभी सोचे ही नहीं थे कि हम लोग पूरा राष्ट्रीय आधार पर पूरा क्षेत्र एक है, इटली पूरा एक है। ये सब छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ था, क्षेत्रीय विविधता था, सांस्कृतिक विविधता, भाषाई विविधता था, है ना। राष्ट्रीय चेतना की कमी थी, जिसका प्रमुख कारण था इटली के अलग अलग भागों में अलग अलग परंपराएं, रीति रिवाज। वही विविधता बताएं, विविधता, भारत ही विविधताओं का देश है, तो सभी देश रहता है विविधता का देश, आमतौर पर भारत ज्यादा है। इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। अभी बताए हैं कि उत्तर पूर्व वाला पार्ट में ऑस्ट्रिया का था, और दक्षिण में बुर्गो वंश का शासन था, और वो फ्रांस के हस्तक्षेप में रहता था। हस्तक्षेप में नहीं, फ्रांस का प्रभाव दिखता था वहां। इटली का कई राजनीतिक इकाइयों में बटा होना, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी इटली,
ये भागों में बटा हुआ था, ये भी एक समस्या था। और राजधानी रोम में पोप का प्रभाव था, यानी कि मध्य भाग जो इटली था वहां पोप का प्रभाव था। एक विचारधारा का भी अभाव था और अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां के मौजूद होने के कारण इसका एकीकरण में समस्या उत्पन्न हो रहा था। क्या? आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां, विचारधारा सबका मेल नहीं खा रहा था, अर्थव्यवस्था पूरा का एक नहीं था, किसी का अर्थव्यवस्था कोई और कंट्रोल कर रहा था, किसी का अर्थव्यवस्था कोई और कंट्रोल कर रहा था। तो इतनी सारी समस्याएं थी जो इटली को एकीकरण में समस्या उत्पन्न कर रही थी। अब इटली को एकीकरण करने के लिए मुख्य रूप से सबसे पहले जो निकल करके आता है वो था मेजनी, है ना। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखेंगे। तो 1830 से 40 में इटली का एकीकरण का असफल प्रयास सबसे पहले मेजनी द्वारा किया गया था, है ना। मेजनी क्या करता है? मेजनी फ्रांसीसी क्रांति से प्रभाव होकर इटली भी अछूत नहीं रहता। 1830 का जो फ्रांसीसी क्रांति होता है तो वो फ्रांस ही नहीं पूरा विश्व को प्रभावित करता है और भारत को भी प्रभावित करता है। पहले भी हम इसके बारे में बताए थे, ये फ्रांसीसी क्रांति पूरा विश्व को प्रभावित करता है अधिकार को मांग को लेकर के। और यहाँ भी नागरिकता आंदोलन शुरू हो गया। कहाँ? और मेजनी इसका नेतृत्व कर रहा था। नागरिक आंदोलन उपयोग करते हुए उत्तरी मध्य इटली के एकीकरण में गणराज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा था ये मेजनी। क्या? तो मेजनी जो है यहाँ इसकी प्रमुख भूमिका रहती है स्टार्टिंग में, वहाँ राष्ट्रवादी भावना को उजागर में। राष्ट्रवादी भावना के उजागर के लिए वो कुछ कार्य करता है, जैसे यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना करता है। और उसके बाद यंग इटली यंग यूरोप के बाद, बोलिए, यंग इटली और यंग यूरोप के बाद वो क्या करता है, वहां उसके माध्यम से युवाओं को एकीकृत करने का कार्य करता है और युवाओं को एकीकृत करके राष्ट्रवादी भावना को प्रचार करने का काम करता है। अब बताइए, जिस देश का अनावश्यक हस्तक्षेप करेगा वो उसको कभी ये बात, अनावश्यक हस्तक्षेप हमेशा उसको अच्छा लगता है क्योंकि उसके राष्ट्र को फायदा हो रहा था। जैसे फ्रांस और ऑस्ट्रिया को इटली के टूटा हुआ भाग से उसको फायदा हो रहा था, तो वो नहीं चाहेगा कि वहां राष्ट्रवादी भावना का विचार धारा का प्रवाह हो और वो हमसे आजादी का मांग करे ताकि हमारा फायदा वहां घट जाए। तो वहां क्या करेगा, ऑस्ट्रिया और फ्रांस हस्तक्षेप करेगा। आखिरकार में मेजनी को इटली छोड़ करके वहां छोड़ करके भागना पड़ जाता है ना। 1800 वही बता रहे थे कि मेजनी को इटली छोड़कर जाना पड़ा और इटली का एकीकरण असफल रहा, पहला प्रयास असफल रहा। हालांकि ये जो यंग इटली यंग यूरोप के संस्था नामक स्थापित करता है, दो संस्था कुछ किताब का प्रकाशन करेगा, उससे माध्यम से राष्ट्रवादी भावना का प्रचार हो गया था। मतलब लोग अब सोचने लगे थे कि पूरा इटली जो है वो एक होना चाहिए, हम लोग एक हैं, है ना। 1848 में अब देखिए दूसरा प्रयास है, दूसरा प्रयास किया जाएगा वही सर्डिया पिडमांट का शासक के द्वारा, है ना। और वो शासक नियुक्त करेगा, देखिए मेटरनिख के द्वारा। 1848 में जब फ्रांस सहित पूरा यूरोप क्रांति के दौर में आया तो मेटरनिख को भी ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा, है ना। मेटरनिख ऑस्ट्रिया छोड़ता है और उसके बाद क्या होता है, इसके बाद मेजनी का इटली में राजनीति में पुनः आगमन हुआ और इटली में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हो गया, है ना। ये पहले ये मेजनी की बात कर रहा है कि मेजनी जो है स्टार्टिंग में चला जाता है ये क्षेत्र छोड़ करके, लेकिन जब यहाँ फिर मतलब विद्रोह फैलता है, 1848 की क्रांति का प्रभाव देखने को मिलता है, तो ये पुनः ऑस्ट्रेलिया वापस आता है और फिर से एक राष्ट्रीय आंदोलन को फिर से हवा देता है यहाँ, है ना। ऑस्ट्रिया के द्वारा इस आंदोलन को पुनः दबा दिया जाता है। दोबारा बेचारा मेजनी का प्रयास दोबारा असफल हो गया, मतलब दोबारा इसका एकीकरण करने का प्रयास असफल हो गया। तो मेजनी का क्या योगदान रहता है, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है। तो मेजनी का योगदान है कि मेजनी दो राजनीतिक संगठन की स्थापना करता है, यंग इटली यंग यूरोप नामक। वो कुछ पत्रकार प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवादी भावना का प्रचार करता है। मतलब इटली में राष्ट्रवादी भावना के प्रचार करने में इसका मेजनी का अहम योगदान रहता है। तो इतना आप लिख सकते हैं। आई होप 4 से 5 पॉइंट हो गया है और इतना काफी होगा मुझे लगता है। अब इटली का एकीकरण देखिए, इटली का एकीकरण किन चरणों में हुआ, तो एक एक करके सबको देखेंगे, है ना। इटली का एकीकरण कई चरणों में होता है, एक एक करके, ठीक है। 2 क्रांतिकारी विद्रोह के असफल युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेवारी सर्डिया पिडमांट शासक विक्टर एमुअल द्वितीय पर आ गई, है ना। और देखिए नॉर्थ वाला पार्ट जो है सर्डिया पिडमांट, चलिए छोड़िए मैप देख लेते हैं। सबसे पहले मैप से इजीली क्लियर हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे। इस क्षेत्र का नाम देख लेते हैं, ये है सर्डिया पिडमांट, ये नॉर्थ में थोड़ा सा सेवाई है और यहाँ नीस वाला क्षेत्र है। और इस मेडोन है, ये थोड़ा सा ये अल्पस पर्वत है, इस कारण अल्पस पर्वत का क्षेत्र इसको कहा जाता है। यहाँ देखिए अल्पस पर्वत है नॉर्थ में, इधर परमा और नेपल्स है और इधर एड्रियाटिक सागर पूरा भूमध्य सागर में स्थित है इटली।
नीचे सिसिली द्वीप है और वही सिसिली द्वीप का नीचे का क्षेत्र जो है वो सिसिली प्रांत के ही नाम से जाना जाता था, और बीच में यही रोम वाला क्षेत्र है जिस पर पोप फ्रांसिसी का कब्जा था, है ना। दक्षिण में बताए थे किसका शासन था, बुर्बो वंश का था दक्षिण में, और बीच वाले में पोप का था, और ऊपर वाले क्षेत्र में उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र में सर्डिया पिडमाउंट का था ये क्षेत्र में, और उत्तर पूरब वाला क्षेत्र में किसका रहता है, ऑस्ट्रिया का अनावश्यक हस्तक्षेप रहता है। तो ये 3-4 पार्टी में बटा हुआ रहता है। तो एकीकरण कैसे होता है, एक एक करके देखते चलेंगे। विक्टर एमुअल काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, और काउंट काबूर एक अच्छा कूटनीतिज्ञ रहता है। कूटनीतिक का तात्पर्य क्या होता है, एन केन प्राकेन किसी भी तरीके से अपनी बात को मनवाना ही कूटनीति का मुख्य लक्ष्य होता है ना। और वो एन केन प्राकेन का तात्पर्य क्या होता है, विभिन्न ऐतिहासिक घटना को देख करके तोड़ मड़ोड़ करके अपने बातों को सही करके, ये हो सकता है ना। तो ये विक्टर एमेनुएल जो है वो काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, और वो एक प्रधानमंत्री के रूप में वो एक कूटनीतिक रहता है। अब देखो क्या करेगा, काउंट काबूर ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय से संधि कर दिया, और जिसके तहत फ्रांस ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमांट मतलब समर्थन देना लगा। देखिए ये क्या करता है, काउंट काबूर एक अनावश्यक हस्तक्षेप हटाने का काम करता है इटली में, किसका, फ्रांस का और ऑस्ट्रिया का। तो पहले एक से संधि कर लेगा, संधि सबसे पहले किससे कर रहा है, पहले कर रहा है फ्रांस से। तो फ्रांस से जब संधि करेगा तो किसके खिलाफ करेगा, ऑस्ट्रिया के खिलाफ। फ्रांस से संधि कर लेता है और ऑस्ट्रिया का अनावश्यक हस्तक्षेप हटाने का प्रयास करता है, और देखिए आगे कैसे कैसे कार्य करता है। बदले में नीस और सेवई 2 रियासत देने का वादा करता है। मतलब ये फ्रांस को बोला कि अगर ऑस्ट्रिया पर हमला हम करते हैं, कौन, सर्डिया पिडमांट का शासक विक्टर एमुअल, अगर हम ऑस्ट्रिया पर हमला करते हैं, ऑस्ट्रिया हम पर हमला करता है, तो तुम हमारे समर्थन में अपना सेना उतारना, बदले में अगर हम युद्ध जीत जाते हैं तो तुमको 2 क्षेत्र दे देंगे, एक सेवई का क्षेत्र दे देंगे, एक नीस का क्षेत्र दे देंगे। ऐसा बात कौन बोला, विक्टर एमेनुएल, ठीक है। तो इस मतलब लॉलीपॉप के बदले में उसको अपना समर्थन में ले लेता है, किसको, फ्रांस को। तो एक विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करने का काम किया। अब ऑस्ट्रिया अगर लड़ेगा तो उससे फ्रांस से सैनिक सहायता लेकर के दोनों को उसको पराजित कर देगा। देखिए ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के सीमा संबंधित विवाद के कारण 1859 में ऑस्ट्रिया ने पिडमाउंट के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, यानी कि इस क्षेत्र के विरुद्ध ऑस्ट्रिया युद्ध की घोषणा कर दिया। और फ्रांस जैसा कि संधि के अनुसार बोला था कि हम तुमको समर्थन देंगे, तो उस समर्थन में आ गया। अंततः क्या होगा, ये हार जाएगा, ऑस्ट्रिया हार जाएगा। तो उसका अनावश्यक हस्तक्षेप साउथ वाला क्षेत्र में ज्यादा था, सॉरी ये वाला क्षेत्र में था, नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र में था। तो ये अनावश्यक हस्तक्षेप समाप्त हो जाता है, किसका, ऑस्ट्रिया का। एक कहानी खत्म हो गया। लिम्बर्ड व पिडमाउंट का कब्जा हो जाता है इस दौरान। देखिए यही होगा, लिम्बर्ड और पिडमाउंट वाला क्षेत्र यही होगा, परमार नेपल सब यही है, ठीक है। तो आगे अगर यूरोप का मैप देखें ना, इटली का अच्छे से प्राचीन मैप, तो इसमें क्लियर से मिल जाएगा, और गूगल पर सर्च मार के देख सकते हैं। ऐसे तो एग्जाम का वक्त है, ज्यादा जरूरत ना पड़ेगा। देखिए सर्डिया वगैरह सब दिया हुआ। तो लिम्बर्ड और पिडमाउंट पर कब्जा हो जाता है, किसका, सर्डिया पिडमाउंट, वही कब्जा कर लेता है, सर्डिया पिडमाउंट का शासक। काउंट काबूर सिर्फ रोम और बोस्निया को छोड़कर उत्तर मध्य इटली का रियासत का एकीकरण करने में इसको सफलता प्राप्त होता है, यानी कि उत्तर वाले भाग को ये पूरा एकीकरण कर लिया, कौन, काउंट काबूर, ये नॉर्थ वाले पार्ट को, और ये बीच वाला क्षेत्र छूट गया और साउथ वाला क्षेत्र छूट गया। देखिए अब क्या होता है, बीच और साउथ, बीच वाला क्षेत्र में किसको, पोप का कब्जा था, है ना। तो पोप फ्रांसीसी का, पोप का कब्जा जब रहता था तो पोप कहता था कि हमारे नेतृत्व में होगा इटली का एकीकरण, और ऊपर में बोलता था, मतलब विभिन्न देशी रियासत था, तो वो सोचता था कि नहीं हम इटली को एकीकरण करेंगे, कहा कि जो इटली का एकीकरण करेगा वो वहां का शासन सत्ता संभालेगा, और सत्ता की लड़ाई थी। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण इटली में स्पेन के बुर्बो राजाओं का शासन था, जो निरंकुश शासक था। अब दक्षिण इटली वाला क्षेत्र जो पहले हम बताए हैं, ये वाला सिसिली और सिसिली वाला क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में बुर्बो राजवंश का शासन रहता है। और जब राजतंत्र रहेगा तो राजतंत्र किस प्रकार के होता है वो पता ही होगा। तो राजतंत्र शासन जो होता है वो निरंकुश होता है आमतौर पर, मतलब आमतौर पर नहीं, यहाँ का शासक निरंकुश था। तो अब वो निरंकुश शासक के खिलाफ एक समर्थन देने के लिए आता है, जिसका नाम रहता है गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी के बारे में तो कुछ देर आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद अच्छे से जानेंगे। ऐसे एक जान जाते हैं
कि वर्तमान में इटली के एकीकरण में उसका काफी योगदान रहता है। उसके बारे में एक थोड़ा सा अलग से जानेंगे, ठीक है। वो उसका जन्म एक मध्यम परिवार में हुआ था। उसके पिताजी पेशे से नाविक थे, तो ऑब्वियसली बात है वो भी नाविक का ही एक पुत्र होगा, तो वो भी उसी कार्य में संलग्न रहता है। कुछ समय के पश्चात वो फिर राजनीति में इंटरेस्ट लेता है, और वही राजनीति में इंटरेस्ट लेते लेते उसको लगता है कि हम साउथ वाले क्षेत्र को एक कर सकते हैं, और इटली के एकीकरण में एक अच्छे कदम के रूप में इसका भी काफी अच्छा योगदान रहता है गैरिबाल्डी का। देखते हैं, ये साउथ वाले क्षेत्र में आंदोलन करवा देता है, और आंदोलन करवा करके बुर्बो राजवंश को समाप्त करने का काम करता है। कौन सी? गैरिबाल्डी, है ना। और द्वितीय एकीकृत इटली का राजा घोषित कर देता है। इमैनुअल 1861 तक घोषित कर दिया। कारण कि साउथ वाला क्षेत्र क्या हुआ था, गैरिबाल्डी लगभग साउथ वाला क्षेत्र इटली का जो था, यहाँ दिया हुआ सिसिली द्वीप वाला गैरिबाल्डी अपना समर्थन में ले लिया। गैरिबाल्डी विक्टर एमुअल का विरोधी रहता है, लेकिन विक्टर एमुअल वही सर्डिया पिडमॉन्ट का शासक का जो प्रधानमंत्री है, लेकिन जब उससे मिलता है तो उसके विचार से प्रभावित हो जाता है, और दक्षिण का जीता हुआ क्षेत्र दे देता है किसको? सर्डिया पिडमॉन्ट का शासक विक्टर एमुअल के समर्थन में दे देता है। ये लीजिए आप पूरा क्षेत्र, और वो एक किसान की जिंदगी व्यतीत करता है गैरिबाल्डी। तो देखिए अब क्या हुआ, नॉर्थ वाला पूरा क्षेत्र को एक कर लिया था, वो बीच वाला पोपो वाला क्षेत्र बच जाता है, काहे कि वहां फ्रांस का कब्जा रहता है, वहां पर भी फ्रांस का अनावश्यक हस्तक्षेप रहता है। तभी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि फ्रांस से भी अच्छा मित्रता है उसका, तो आगे बढ़ेगा। ये साउथ वाले क्षेत्र मिल गया था, गैरिबाल्डी उसको दे दिया था, यानी कि इटली का पूरा एकीकरण हो जाता है बीच वाले पार्ट को छोड़ करके। तो बीच वाले पार्ट देखिए कैसे आगे एकीकरण करने में इसकी भूमिका रहता है। इमैनुअल द्वितीय को एकीकरण इटली का राजा घोषित कर देता है, मतलब अभी वर्तमान में जितना एकीकरण हुआ था उसका राजा घोषित कर दिया, साउथ वाला क्षेत्र और नॉर्थ वाले क्षेत्र को, बीच वाले पार्ट छोड़ करके, ठीक है। अब देखिए 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु हो गई, और बोस्निया के रूप में सिसिली का एकीकरण विक्टर एमुअल ने स्वयं किया। बोस्निया एक क्षेत्र नॉर्थ वाले क्षेत्र में थे, जब हम मैप बता रहे थे तो उसमें बताए थे, उसका एकीकरण स्वयं काउंट काबूर करता है। अब देखिए 1866 में प्राग संधि के द्वारा बोस्निया को इटली में मिला लिया जाता है ना। बेस्निया एक जगह है, ये भी इटली का नॉर्थ वाले क्षेत्र में, उसको भी इटली में मिला लिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, 1866 तक रोम को छोड़कर संपूर्ण इटली का एकीकरण हो रहा था। रोम कौन सा भाग था? मध्य वाला भाग था, उसको छोड़ करके संपूर्ण इटली का एकीकरण 1866 तक हो गया। अब देखिए रोम का एकीकरण कैसे होगा? फ्रांस प्रसा के बीच में लड़ाई होगा। प्रसा कौन था जी? वो जर्मनी था, है ना। जर्मनी था प्रसा। जर्मनी पहले के रूप, जर्मनी का सबसे बड़ा प्रांत प्रसा था, जहां का शासक रहता है और लौ एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन कौन करता है। चलिए छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं, हम ज्यादा नहीं जाएंगे, एक एक करके देखते चलेंगे यहीं से। फ्रांस और प्रसा युद्ध का लाभ उठाकर ये विक्टर एमुअल क्या करता है, रोम पर कब्जा कर लेता है और उसको भी इटली में एकीकरण कर लेता है। अब जब फ्रांस और प्रसा के बीच में लड़ाई होता है तो अब फ्रांस तो अब पोप को बचाने आएगा नहीं, और ये विक्टर एमुअल क्या करता है, पोप को पूरा वहां अटैक करता है सैनिक के माध्यम से, और पोप एक बिल्डिंग में प्रवेश कर जाते हैं और बिल्डिंग को छोड़ करके पूरा इटली एक कर देता है, और वही बिल्डिंग जो है आने वाले समय में वेटिकन सिटी एक देश का दर्जा प्राप्त कर लेता है। आगे बढ़ेंगे, जोसेफ मेजनी के बारे में देखेंगे, तो इसके बारे में बता चुके हैं और फिर भी देख लेते हैं। जोसेफ मेजनी का जन्म जेनेवा इटली में हुआ था, वह कार्बोनरी ग्रुप का संगठन था। मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचार का समर्थक था, पहले ही बता चुके हैं। 1831 में यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया। मेजनी अपनी रचनात्मक इटली में वासियों की जागरूकता उत्पन्न किया, मतलब राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने में मेजनी की काफी भूमिका रहती है ना। तो वही मेजनी राजतंत्र का घोर विरोधी रहता है और प्रजातंत्र का समर्थक रहता है। प्रजातंत्र का समर्थक रहता है तभी तो राष्ट्रवादी भावना की विचारधारा को बढ़ाता है, जनता को जागरूक करता है, अधिकार के मांग के लिए सबको आवाज बुलंद करता है, जो इटली के एकीकरण में काफी आगे चल करके सुविधा प्रदान करेगा, है ना। मेजनी का भूमिका, मेटरनिक ने मेजनी को हमारी समाज व्यवस्था सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। मेटरनिक कौन था जी? ऑस्ट्रिया का चांसलर था ना। ऑस्ट्रिया का फायदा हो रहा था यहाँ से, तो बताएगा ना कि हमारा दुश्मन है। ऑब्वियसली बात है, जिसको फायदा हो रहा है अगर उसको घाटा जाएगा तो जो घाटा दिलवाएगा उससे गुस्सा हुआ रहेगा ही। अगला है काउंट काबूर के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में भी अभी हम बात कर लिए हैं और जो बात की है वही दिया हुआ है, ज्यादा कुछ है नहीं। काउंट काबूर विक्टर एमुअल के चांसलर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, जो पहले ही बता चुके हैं अभी हम। काउंट काबूर इटली के प्रदेश का एकीकरण करने में आंदोलन का नेतृत्व किया था। बताए थे कि राजनीतिक विचारधारा का समर्थक था
और कूटनीति का ज्यादा ये इंपॉर्टेंट समझता था। दूसरी बात, ये ऑस्ट्रिया और फ्रांस को बाधक, सबसे बड़ा बाधक मानता था इटली के एकीकरण में। तो जब ऑस्ट्रिया और फ्रांस को बाधक मानेगा तो सबसे पहले उसी को हटाने का काम करेगा, तो उसी का गेम ओवर सबसे पहले करता है। काउंट कावूर एक सफल कूटनीतिक और राष्ट्रवादी था। वह इतालवी भाषा में कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। अरे वो और भी लैंग्वेज जानता था, वो बताना चाह रहा है, खैर इसका जरूरत नहीं है पॉइंट का, ठीक है। काउंट कावूर ने फ्रांस के साथ एक चतुर कूटनीति संधि की, जिसके पश्चात फ्रांस ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट में सैन्य समर्थन का वादा किया। अभी कुछ देर पहले हम एक लड़ाई का बात किए थे कि क्या बोला था कि अगर ऑस्ट्रिया हम पर अटैक करेगा तो तुम क्या करना, हमको प्रोटेक्शन देना, सैनिक प्रोटेक्शन। तो भाई हमको बदले में क्या मिलेगा, फ्रांस पूछा, तो हम 2 अपना क्षेत्र दे देंगे, है ना। तो वो 2 क्षेत्र देने का बात करता है, सेवाई और निस, और वही 2 क्षेत्र के बदले में उसको अपने अंदर मिला लेता है। तो वो कूटनीति है ना, अपने भाषा में किसी को मिला लेना, अपने विचारधारा से प्रभावित कर देना, यही तो कूटनीति है किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। काउंट कावूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था, है ना। ऑस्ट्रिया को बाधा इस कारण मानता था कि नॉर्थ वाला क्षेत्र में वो पुलिस हस्तक्षेप करके रखता था, और ऑस्ट्रिया से बॉर्डर लगता था उसका, तो हमेशा दोनों में तू मैं होते रहता था हल्का सा। चलिए 1862 में कावूर की मृत्यु हो गई, और बाकी इटली का एकीकरण कौन करता है जी, वही किसका प्रधानमंत्री था, विक्टर एमुअल का था ना। तो विक्टर एमुअल बाकी इटली का एकीकरण करेगा। अब गैरिबाल्डी एक महान क्रांतिकारी था, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, परंतु पेशे से वह एक नाविक था। पिताजी करते थे, वो नाव चलाने का काम करते थे। सिसिली द्वीप में साउथ वाला क्षेत्र में रहता था, वही क्षेत्र में। वो सिसिली द्वीप का एक इंपॉर्टेंट है कि वहां स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाने वाला, वो सिसिली द्वीप में ही पड़ता है ना। अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आगे काम देगा, ठीक है। एग्जाम में नहीं आने वाला है आपके। लैटिन अमेरिका देशों को स्वतंत्र संग्राम में भाग लिया था, है ना। लैटिन अमेरिका देश में ये स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। अमेरिका की बात कर रहा है, अमेरिका के साउथ वाला क्षेत्र है ना, उसी को बोलते हैं। आरंभ में मेजनी का समर्थक था, परंतु बाद में काउंट कावूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजनीति का पक्षधर बन गया। बोले ना कि मेजनी जो काउंट कावूर के प्रभाव में आ जाता है, बाद में ये स्टार्टिंग में मेजनी का समर्थक रहता है, मतलब ये राजतंत्र का विरोध रहता है ना, लोकतंत्र का समर्थक रहेगा, मेजनी भी लोकतंत्र का समर्थक रहता है, तो दोनों एक ही विचारधारा का व्यक्ति था। लेकिन अंतिम में जब देखता है कि काउंट कावूर का मंशा भी वही है, तो आखिरकार में उसके प्रभाव से वो प्रभावित होकर के अपना सिसिली वाला जीता हुआ प्रांत उसको दे देता। गैरिबाल्डी एक महान देशभक्त था, उसने किसी भी प्रकार की उपाधियां और पुरस्कार लेने से इनकार करते हुए, देश सेवा स्वयं एक पुरस्कार है, मुझे कोई दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्र इटली अमर रहे, ये बात इसका वक्तव्य है, किसका, गैरिबाल्डी का। और ये वक्तव्य काफी प्रचलित है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर गैरिबाल्डी का कार्य आता है तो ये पॉइंट याद रखते हैं तो काफी योगदान करेगा उसमें कि गैरिबाल्डी कौन था जी, उसका इटली के एकीकरण में क्या भूमिका था, तो यही सब पॉइंट यूज कर सकते हैं आप। गैरिबाल्डी के चरित्र में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया था। लाला लाजपत राय इसकी जीवनी लिखे थे। क्यों प्रचारित करेगा, क्योंकि भारत में भी राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देना है ना, इस कारण। अब जर्मनी की समस्या क्या था, वहां भी सेम समस्या रहेगा, जिस प्रकार से यहाँ समस्या था उसी प्रकार से समस्या। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा पर टेंशन न लीजिएगा, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, इस कारण थोड़ा सा लॉन्ग भी होगा तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए। जर्मनी विखंडित तो होकर लगभग 300 छोटे राज्य में बटा हुआ था। लीजिए, ये तो इटली 5-6 प्रांत में बटा हुआ था, जर्मनी तो और छोटा छोटा भाग में बटा हुआ। तो जब ढेर सारा भाग में बटा हुआ रहेगा तो कुछ देरी पहले हम बताए थे कि भाषाई विविधता हो सकता है, कल्चरल विविधता हो सकता है, और विचारधारा की भी विविधता हो सकता है। तो इसको एक करना थोड़ा मुश्किल काम रहता है जब छोटा छोटा ढेर सारा प्रांत में टूटा हुआ रहता है। फिर भी इसको एक करने में काफी अच्छा इसका भूमिका निभाता है, जिसका नाम रहता है क्या जी, कुछ देरी पहले भी इसके बारे में हम पूछे थे। जर्मनी का एकीकरण में इसकी भूमिका रहता है, जो रक्त एवं लौ की नीति का प्रतिपादन किया था, बिस्मार्क ना। तो आगे बढ़ते हैं। सैन्य शक्ति का कमजोर होना, ये इतना पार्ट में टूटा हुआ रहेगा तो सैन्य शक्ति ऑब्वियसली बात है कमजोर रहेगा। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषमता मौजूद था, अभी बात किए थे, विविधता वही। उदाहरण के लिए उत्तरी जर्मनी जहां प्रशा सबसे शक्तिशाली राज्य था, प्रोटेस्ट मतावलंबी के खासा ज्यादा। दूसरी तरफ दक्षिणी में जर्मन में कैथोलिक की संख्या ज्यादा थी। ये बता रहा है कि नॉर्थ वाले पार्ट में प्रोटेस्टेंट मतावलंबी की संख्या ज्यादा थी। ये ईसाई धर्म का एक, जैसे हिंदू में ही जाति व्यवस्था में बटा हुआ रहता है ना सबका विचारधारा के आधार पर, तो वही है ये भी
और कुछ है नहीं। जर्मन में कैथोलिक का मतलब जो चर्च को इंपॉर्टेंस देते थे, ये चर्च को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, वही दोनों पार्ट में। ईसाई का ही दो ब्रांच है, इसमें बटा हुआ था। तो विचारधारा की विविधता है। राष्ट्रवाद की भावना का भी अभाव था, राष्ट्रवादी भावना का अभाव था, तभी तो एक रहना नहीं चाह रहा था ना। अगला है जर्मनी के एकीकरण में डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस का हस्तक्षेप रहता है। एक देश और अभी रहता है, ये डेनमार्क का भी इसमें हस्तक्षेप रहेगा जी, काहे कि इसके नॉर्थ में डेनमार्क स्थित था, तो जो देश स्थित रहेगा वह हस्तक्षेप करेगा ही। जर्मनी का एकीकरण अब शुरू कैसे होगा, जर्मनी का एकीकरण वो देख लेंगे। तो जर्मनी का एकीकरण लगभग एक साथ संपन्न हुआ, पूरा इटली और जर्मनी का, है ना। अभी कुछ देर पहले इटली और जर्मनी दोनों लड़ाई में उलझा हुआ था, दिखाए ही थे। सॉरी, ये फ्रांस और जर्मनी का प्रसा वाला क्षेत्र जब लड़ाई में उलझा हुआ रहता है तो काउंट काबूर क्या करता है, मध्य वाला क्षेत्र को, काउंट काबूर नहीं सॉरी, वो विक्टर एमुअल था उसका राजा, कहे कि काउंट काबूर की मृत्यु हो गई थी तब तक। क्या बात कर रहे थे, प्रसा और फ्रांस जब लड़ाई में उलझा हुआ रहता है तो विक्टर एमुअल क्या करता है जी, मध्य इटली का जो पोप वाला क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लेता है, काहे कि वहां फ्रांस का हस्तक्षेप था, लड़ाई में उलझा हुआ है तो वो सहयोग के लिए आ नहीं सकता है। तो ये दोनों का एकीकरण लगभग एक ही साथ हुआ। जर्मनी एकीकरण की पृष्ठभूमि का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट कर दिया जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादा बात न करेंगे। नेपोलियन ने प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से लगभग 3 छोटे छोटे राज्यों में इसको विभाजित कर दिया था। जर्मन राष्ट्र की भावना को धीरे धीरे बढ़ने लगी थी यहाँ। इसके बाद 39 राज्यों को मिलाकर राइन महासंघ की स्थापना की थी और फ्रैंकफर्ट में इसका मुख्यालय बनाया था। राइन राज्य की स्थापना कौन किया था, राइन राज्य की स्थापना कौन करता है, ये नेपोलियन बोनापार्ट। और राइन राज्य की स्थापना जर्मनी के एकीकरण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। जर्मनी राष्ट्रवाद को बढ़ाने में हिगेल, कांट, हेम्बोल्ट, एनर्ट और जैकब ग्रीम आदि के बुद्धिजीवियों, किसान तथा कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती। ये लोग कौन थे, सामाजिक सुधारक, जैसे भारत में राजा राम मोहन राय रहते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर रहते हैं, उसी प्रकार से ये भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे जो वहां राष्ट्रवादी भावना की, राष्ट्रवादी विचारधारा की भावना को प्रचारित करने का काम कर रहे थे। और जर्मनी के एकीकरण में इनका भी योगदान अहम रहता है, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण की आर्थिक परिस्थिति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। जर्मनी के एकीकरण में आर्थिक परिस्थिति, और ये आर्थिक परिस्थिति क्या होता है, रुपया पैसा से जुड़ा हुआ, व्यापार व्यवसाय से कुछ जुड़ा हुआ चीज होगा। आगे बढ़ते हैं, पता चलेगा। 1834 में जर्मनी व्यापारियों ने प्रसा के नेतृत्व में जालवेरिन नामक एक संघ का निर्माण किया। प्रसा के नेतृत्व में, प्रसा जर्मनी क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली उस समय क्षेत्र था और काफी बड़ा भी था। तो प्रसा के नेतृत्व में एक संघ बनाया, वो जालवेरिन था और ये व्यापारियों का समूह था। और जब प्रसा के नेतृत्व में बना था, जर्मनी का लगभग क्षेत्र के लोग इससे जुड़े हुए थे, तो विचारधारा मिलेगा सबका एक। जब एक विचारधारा होगा तो आने वाले समय में क्या होगा, ये भी जब विचारधारा एक होगा तो क्या होगा, एकीकरण के मार्ग प्रशस्त करेगा, मतलब एकीकरण का एक कदम के रूप में हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा रेलवे के बदले बढ़ते जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक बना, है ना। रेलवे तो वैसे भी राष्ट्रवादी भावना के प्रचार में काफी भूमिका अदा करता है, भारत में भी, तो यहाँ भी रहेगा। 1830 में क्रांति ने जर्मनी राष्ट्रवादी भावना को हवा दी। 1830 और 1848 की फ्रांसीसी क्रांति, दोनों जर्मनी के एकीकरण में इसकी भी भूमिका रहता है, खास करके राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने में, है ना जी। तो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं, एक एक करके मिलाते देखते चलेंगे। अब देखिए, इस समय जर्मनी राष्ट्रवादी भावना 1848 के पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया, जहां एक निर्णय लिया गया कि प्रसा का शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा और उन्हीं के अधीन समस्त जर्मन राज्य का एकीकृत किया जाएगा, है ना। एक इसी के द्वारा संघ बुलाया गया जर्मन राष्ट्रवादियों के द्वारा, और वो संघ में निर्णय लिया गया, एक राजा का नाम उच्चारण किया जाता है और बोला जाता है कि इन्हीं के नेतृत्व में क्या होगा, जर्मनी का एकीकरण किया जाएगा, पूरा जर्मनी को एक किया जाएगा, जितना छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ का देहांत हो गया और उसका छोटा भाई विलियम प्रथम प्रसा का शासक बनता है। और विलियम प्रथम योग्य और महत्वाकांक्षी शासक था। जब देखिए,
इन राज्यों को पराजित करके जर्मनी का एकीकरण किया जा सकता है ना। मतलब ये विलियम प्रथम जो था वो विदेशी हस्तक्षेप उसको प्रत्यक्ष दिख रहा था, जिनमें डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस का नियंत्रण है ना। अब उसको लगा कि इस सब राष्ट्र को अगर हम पराजित न करते हैं तो इसका एकीकरण करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये भूमिका निभाएगा इसमें एकीकरण करने में, क्या चाहिए इसको, मतलब विदेशी हस्तक्षेप को हटाने में, ठीक है। अब डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन, चलिए ये कुछ जरूरत नहीं है ये सब का इतना, डेनमार्क के राजा के बारे में जानकर क्या करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसी को हम बात करेंगे, ज्यादा नहीं। चलिए बिस्मार्क के बारे में बात करते हैं ना, बिस्मार्क का ज्यादा आता है। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात तथा ऑस्ट्रिया के युद्ध अनिवार्य था, क्योंकि अधिकांश जर्मन राज्य पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। अब देखिए ऑस्ट्रिया इटली में भी ज्यादा हस्तक्षेप किए हुए था, ऑस्ट्रिया जर्मनी में भी हस्तक्षेप किए हुए था। तो जब तक ऑस्ट्रिया से लड़ाई न होगा तो जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया को कमजोर करेंगे तभी ना हस्तक्षेप यहाँ से हटेगा। तो अब बिस्मार्क आता है और बिस्मार्क लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन करता है, अर्थात सैन्य शक्ति को वो बोलता है कि इसका प्रमुख हो सकता है, बिना सैन्य शक्ति का हम जर्मनी का एकीकरण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 1866 में सेडॉन के युद्ध में फ्रांस और प्रसा और ऑस्ट्रिया के पराजित किया गया और ऑस्ट्रिया का जर्मनी हस्तक्षेप का प्रभाव समाप्त हो गया। प्रसा द्वारा ऑस्ट्रिया को पराजित किया गया और जर्मनी हस्तक्षेप का जो समस्या था वो समाप्त हो गया। इस तरह जर्मनी के एकीकरण के 2/3 भाग कार्य पूरा हो गया था। पहला राष्ट्रवादी भावना का हो गया था पूरा, दूसरा ये ऑस्ट्रिया का अनावश्यक हस्तक्षेप था वो हट चुका था। अब थोड़ा बचा हुआ था 2/3 भाग, जो देखिए कैसे करके एक एक करके यहाँ से एकीकरण करेगा बिस्मार्क, ठीक है। जर्मनी एकीकरण का 2/3 भाग पूरा हो गया था। जर्मनी पूर्णतः एकीकरण करने के लिए फ्रांस से अब युद्ध अनिवार्य हो गया था। फ्रांस से भी सीमा लगता था और फ्रांस का भी अनावश्यक हस्तक्षेप था, तो फ्रांस से भी लड़ना जरूरी था। सेडॉन की लड़ाई होती है किसके बीच में, फ्रांस और प्रसा के बीच में, और उसमें फ्रांस हार जाता है और यही सेडॉन की लड़ाई के पश्चात जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो जाता है, ठीक है। इस तरह से 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया और डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों को प्रसा की जीत हुई और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। चलिए हो गया। 18 जनवरी 1871 में वर्साई में हुई बैठक ने सभा में प्रसा का काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में पूर्ण हुआ, काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में। अब बिस्मार्क कौन था जी, बिस्मार्क राजनीतिक कूटनीतिक विचारधारा का समर्थक था। ये रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किया था। ये सैन्य शक्ति को मतलब प्रमुख मानता था और कहाँ का चांसलर था, प्रसा का चांसलर था। इसने विदेशी हस्तक्षेप को हटाने का कार्य करता है और जर्मनी के एकीकरण में इसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आई होप कि 5-6 पॉइंट हो गया होगा, इतना एग्जाम के लिए काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, मतलब यूनान में ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहता है। चलिए इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, यूनान में सिर्फ किसका कब्जा रहता है वो देख लेना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज्यादा इसके बारे में नहीं देखना, हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है ना। किसका कब्जा रहता है वो देख लीजिएगा। ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था यूनान, और यूनान प्राचीन में मतलब कला और संस्कृति के लिए काफी पॉपुलर रहता है, तो सभी लोगों का यहाँ से लगाव रहता है। तो लगता है उन लोगों को कि यहाँ मतलब किसी देश के अधीन नहीं होना चाहिए, बल्कि यूनान को भी आजाद होना चाहिए, जिसके कारण विदेश इसको यूनान को मदद करता है। राष्ट्रवादी भावना का प्रचार होगा और यूनान का भी आने वाले समय में मतलब आजादी मिल जाएगा। वो भी हंगरी पर किसका हस्तक्षेप रहता है जी, तो ऑस्ट्रिया का प्रभाव रहता है ना। तो सिर्फ यही यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि इस पर यूनान पर किसका हस्तक्षेप रहता है, तो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। और हंगरी पर किसका हस्तक्षेप रहता है, तो इस पर किसका रहता है, ऑस्ट्रिया का। और राष्ट्रवाद के परिणाम, ठीक है, ये देख लेंगे अंतिम में, और कुछ नहीं है, ठीक है। राष्ट्रवाद के परिणाम क्या हो गया, यूरोपीय राज्य का एकीकरण हो गया, मतलब राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ तो क्या हुआ, राज्य का एकीकरण हो गया, विचारधारा एक हुआ सबका। तो प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उसका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया था। मतलब प्यार अपने देश को लेकर के, अपनी मातृभूमि अपनी मिट्टी को लेकर के, वो राष्ट्रवादी भावना एक प्यार को जन्म देता है अपनी धरती को लेकर के, और वही एक करने का काम करता है। तो ये राष्ट्रवाद का परिणाम रहता है। राष्ट्रवाद की भावना के कारण साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के लोगों का प्रभुत्व कम जाता है थोड़ा, है ना।
साम्राज्यवादी विचारधारा के जो लोग थे उनका प्रभुत्व कम जाता है, क्योंकि राष्ट्रवाद धीरे धीरे लोकतंत्र को जन्म देगा। राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग जागरूक हो जाते हैं, अपने अधिकार को मांग करेंगे। अधिकार सबको कौन सी शासन व्यवस्था में अच्छे से मिलेगा? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, ठीक है। राष्ट्रवाद ने विश्व को जागरूक बनाया, सिर्फ फ्रांस ही नहीं पूरा विश्व को जागरूक किया। फ्रांस की क्रांति, इटली, जर्मनी, यूरोप के एकीकरण में योगदान करता है, यूनान, हंगरी के। भारत में ब्रिटिश आजादी को दिलाने में राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार में इसकी भूमिका रहता है। राष्ट्रवाद के ही कारण विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए संघर्ष शुरू हुआ। भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ता है, और मैक्स मुलर के शासक टीपू सुल्तान स्वयं 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित था। मैसूर का एक सुल्तान था टीपू सुल्तान, वो ब्रिटिश जब भारत में अपना शासन सत्ता का प्रसार कर रहा था तो उसका काफी विरोध किया था, तो इससे काफी प्रभावित था फ्रांस की क्रांति से। और जर्मनी से वो काफी प्रभावित था, और जर्मनी में जो जैकोबिन क्लब से एक स्थापित हुआ था यूरोप में, उससे प्रभावित था, और वो वहां भी एक जैकोबिन क्लब्स की स्थापना करता। तो ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको हेल्पफुल है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, ताकि आने वाले समय में और भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर लेंगे, और एग्जाम में अच्छा और बेहतर रिजल्ट के लिए ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।